हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं होमोस्टेसिस के बारे में, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को भी देखेंगे, साथ में कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी बात करेंगे। तो ये लेक्चर हमारा बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट 1 का टॉपिक्स है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के ऑलरेडी 3-4 वीडियोस आ चुके हैं, लेक्चर्स आ चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं होमोस्टेसिस से, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या बोल रहा है इसका डेफिनेशन। होमोस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन्स अ relatively constant internal environment within the normal physiological limits despite continuous change in the external and internal environment. The term homeostasis was introduced by the Walter Buchanan in 1932. It is derived from the Greek words homo means same and the stasis means the standing or stable. तो ये डेफिनेशन क्या है, एक होमोस्टेसिस हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है। अब समझो कैसे, देखो हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब उसको उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखता है। आप एग्जांपल के तो समझो, जैसे हमारे बहुत सारे सीजन आते हैं। समर सीजन आता है, विंटर सीजन होता है। समर सीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है एनवायरनमेंट का, है ना, मतलब कि समझो 40 to 50 45 डिग्री होता है ना। तो गर्मी काफी होती है। तो उस आपने उस समर सीजन में देखा, कभी नोटिस किया, आपको बहुत सारा पसीना आता है, बहुत सारा स्वेट आता है। क्यों? जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके थ्रू हमारे बहुत सारा पसीना बनता है, निकलता है और हमारे बॉडी को अंदर से कूल डाउन करता है। मतलब कि वो हमारे बॉडी को मेंटेन कर रहा है, इंटरनली एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखा है हमारा बॉडी सिस्टम। बहुत अलग अलग प्रोसेस करता है, ठीक है। आपको प्यास बहुत लगती है, जिसके थ्रू आप जिसके बाद आप बहुत सारा पानी पीते हो। आपका मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो, जिसकी वजह से आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे, क्योंकि आपको पता है स्वेटिंग हो रही है तो ऑब्वियसली आपके जो आयंस वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो भी लॉस होते हैं, है ना। फिर आपको इन केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। फिर आप ज्यादा पानी पीते हो, आपको पता है पानी से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं, नॉर्मल मिनरल्स होते ही हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है हमारा बॉडी सिस्टम, ठीक है। अब जैसे विंटर्स में क्या होता है, हमारी जो बॉडी की जो स्किन होती है वो टाइट होती है एज कम्पेयर टू समर, ठीक है। हमारे को कोई वो स्वेट नहीं आता, हमें पता है, क्योंकि हमारा बॉडी अंदर से इंटरनल जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का ऑलरेडी कूल है, ठीक है। तो हमारे को स्वेटिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, जब हम कार्डियो करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तब होता है। क्यों? उन केस में इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अंदर से वो होती है, मतलब कि आप समझो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांस वगैरह भी फूल जाती है। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, वो हम एक और तो डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इतना ही मोटा मोटा याद रखो कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से हम किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर पाए, ठीक है। जैसे अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अगर हमें सर्वाइव करना है, तो हमारी जो बॉडी के सिस्टम है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन ऐसे करेंगे, उसको अडेप्ट कर लेंगे, जिसके थ्रू हम सर्वाइव कर पाए उस कंडीशन में। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने खाना खाया, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, ठीक है। अब बताएं, जो ग्लूकोज किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लूकोज हमारी बॉडी में एटीपीज बनाता है। कैसे? देखो, ग्लूकोज को पहुंचना पड़ेगा सेल के अंदर, ठीक है। फिर सेल उसको यूटिलाइज करके हमारे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के थ्रू, सिट्रिक एसिड साइकिल के पाथवे के थ्रू, एटीसी चेन पाथवे के थ्रू हमारे एटीपीज बनाता है। एटीपीज क्या होती है? एनर्जीज होते हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में यूज होते हैं। जैसे हमारे सेल के अंदर किसी चीज को भेजना हो, ड्रग को भेजना हो, तो एटीपीज की यूटिलाइजेशन होती है, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है एटीपीज की, जो हमें यूज करके हम अलग अलग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। बट देखो, हमारे जो ग्लूकोज होते हैं वो डायरेक्टली सेल में नहीं पहुंच पाते। उसके लिए हमारे जो बॉडी के अंदर पेनक्रियाज होते हैं, उसके अंदर एक सेल होता है बीटा लैंग्रेन सेल्स, वो प्रोड्यूस करता है हमारा इंसुलिन। जो इंसुलिन है वो हमारे को पहुंचाता है ग्लूकोज को सेल तक, ठीक है। मतलब ग्लूकोज को पहुंचाएगा सेल तक, फिर सेल उसको यूटिलाइज करके एटीपी जनरेट करेगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, बहुत सारे पाथवेज होते हैं, ठीक है। अब जैसे डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि उतने इंसुलिन से नहीं बन पाते, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारे ब्लड में रह जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं शुगर बढ़ गया। एक्चुअली में शुगर नहीं बढ़ता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरा केस ये होता है उनमें कि जो इंसुलिन बनते हैं वो बनते तब ठीक ठाक है, नॉर्मल अपने अमाउंट में बनते हैं, बट क्या होता है कि वो अपने ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने में नाकामयाब होते हैं, ठीक है, मतलब पहुंचा नहीं पाते, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, होमो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग और स्टेबल, मतलब कि सेम, मतलब कि सेम कंडीशन, मतलब कि आप समझो कि दोनों कंडीशन को स्टेबल रखता है, सेम, ठीक है। जैसे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट भी सेम रहे एज कम्पेयर टू, मतलब कि जो हमारा बाहर एनवायरनमेंट है, उन दोनों को स्टेबल सेम करके रखता है, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में भी जो बॉडी सिस्टम है थोड़ी चेंजेस करेगा, जिसकी वजह से जो दोनों एनवायरनमेंट है वो एकदम से सेम हो जाए और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाएँ। तो इसकी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हम। द ह्यूमन बॉडी इज़ कंटीन्यूअसली एक्सपोज्ड टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज़ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन लेवल एज़ वेल एज़ चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट सच एज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आप इसको रीड करोगे वही चीज़ बताया जिससे मैंने अभी एग्जांपल्स बताए, ठीक है? वो एग्जांपल्स आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस ऑफ होमोस्टेसिस। मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, वैसे ही जैसे मैंने बताया आपको कि अपना वो इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखता है, ठीक है? मेंटेन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अब वो कैसे ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है? देखो, जैसे हमने सोडियम ज़्यादा ले लिया, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है? फिर क्या होगा? देखो हमारे यहाँ एक तो हम अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, तो फिर हमारे जैसे डायलिटिक्स वगैरह लेने पड़ते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इन केस क्या होता है, हमारे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाए, तो हमारे बायोरिसेप्टर्स वगैरह एक्टिवेट होते हैं, जो हमारे हार्ट बीट को स्लो कर देते हैं, हमारे जितने भी ब्लड प्रेशर वगैरह है, उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपको मैं बताऊँगा जब आपका ये टॉपिक आएगा। इतना ही समझो, हमारे बायोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, जो हार्ट के ऊपर होते हैं, जो ब्लड पंपिंग को थोड़ा स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से उतना ब्लड नहीं रिलीज़ हो पाता है, उतना ब्लड पंप नहीं ऑर्डर होता है, जिसकी वजह ब्लड प्रेशर स्लो होता है, ठीक है? इतना याद रखिए बस। मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन ब्लड पीएच, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंस है, आप देख सकते हो, ये एक चीज़ें करता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। क्या-क्या कंपोनेंट्स इसके? कंपोनेंट्स ऑफ a homeostatic control system. Receptors detect changes in the internal or external environment, send information to control center. Control center receive information from receptor, compare it with the normal setup point, and send instruction to effector. Effector carries out response to correct change and restore normal condition. तो बेसिकली हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं। अब इसका काम क्या है? देखो, जैसे बाहर टेम्परेचर चेंज हुआ, बाहर सर्दियाँ आई, हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है? तो हमें कैसे पता लगेगा? ये हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसर जिसे कहा जाते हैं, वो हमारे उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे हमारे ब्रेन वगैरह को, जिसको हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, ठीक है? अब ब्रेन जो हमारा वो चीज़ को जो हमारा उसने भेजा है अपना मैसेज, समझ लो मैसेज भेजा उसने रिसेप्टर ने, वो उसको पढ़ेगा, उसके बाद वो उसको एज़ अ इन्फॉर्मेशन मतलब उसको एक ऑर्डर देगा कि ये चीज़ कर, फिर हमारी बॉडी को ऑर्डर देगा ये चीज़ कर, मतलब कि वो समझ लो कि समर सीज़न आ गया, ठीक है? हमारे रिसेप्टर ने हमारे ब्रेन को मैसेज भेजा कि समर सीज़न आ गया है, बाहर बहुत गर्मी है। तो कंट्रोल सेंटर को मैसेज गया, कंट्रोल सेंटर ने वो मैसेज पढ़ा, उसके बाद क्या किया, उसने कहा कि जितने भी हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, उसको ओपन कर दे, हमारे पसीना निकाल दे। जिसकी वजह से क्या हुआ, इफेक्टर ने मैसेज पहुँचाया और सारे अपने जितने भी स्वेट ग्लैंड्स हैं, ओपन होकर स्वेटिंग वगैरह होने पड़ी, ठीक है? तो वही इफेक्टर अपना जो अपना इन्फॉर्मेशन लेके जाता है ब्रेन से अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है? रिसेप्टर वो होता है जो कंट्रोल सेंटर तक लेके जाता है और इफेक्टर वो होता है जो कंट्रोल सेंटर से लेके दूसरे पार्ट तक जाता है, ठीक है? मैकेनिज्म देख सकते हो। Stimulus change in internal environment, receptor detect change, control center process, effector produce response, response है homeostasis। देखो ये आपको भी मैकेनिज्म कुछ समझ नहीं आया। अब देखो इसके ऐसा होता है कि जैसे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, वैसे कहीं हमारे बाहर इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस होते हैं। जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। आप समझो ऐसा एग्जांपल समझो, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या हुआ, हमारे जो बॉडी के इंटरनल है, जो जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, वो तो इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा ना, हमारे उसमें बढ़ेगा, ठीक है? हमारे रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट किया और हमारे ब्रेन को भेजा। अब ब्रेन क्या करेगा, उसने बोला कि जितने भी पैनक्रियाज़ हैं उनको बोलो इंसुलिन जल्दी-जल्दी ज़्यादा बनाएँ, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज़ अपना सेल के पास पहुँच पाए और ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मलाइज़ हो जाए, ठीक है? इफेक्टर वो मैसेज लेके गया और उसने आगे अपने पैनक्रियाज़ को जिसको देना था उसने दे दिया, ठीक है? जिसकी वजह से वो उसने अपना एक्शन किया और अपना होमोस्टेसिस हो गया, मतलब कि अपना नॉर्मल कंडीशन आ गया, ठीक है? तो जो हमारे इसके होमोस्टेसिस होते हैं, इसके अंदर 2 अपने फीडबैक मैकेनिज़्म होते हैं। एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है कि तुम कर ही चलो, ठीक है? नेगेटिव मतलब होता है तुम रुक जाओ, ठीक है? इतना चलो, तुम चल ही चलो, तुम रुक जाओ। ऐसे समझो, अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, अब आपको मैं आगे समझाता हूँ कैसे, देखो। ये कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर वगैरह वही चीज़ सेम रिपीट है, ठीक है? उसको डिटेल में लिखा हुआ। ये जो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएँगे, अगर वीडियो थोड़ी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारी बात आती है अपने फीडबैक सिस्टम में, ठीक है? अब फीडबैक सिस्टम क्या है? देखो, ये हमें बोल रहा है फीडबैक मैकेनिज्म इज़ अ कंट्रोल सिस्टम दैट हेल्प्स मेंटेन होमोस्टेसिस। मतलब वही जैसे मैंने बताया कि जो अपने होमोस्टेसिस है, वो 2 मैकेनिज्म से करता है। फीडबैक मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। मतलब कि जो होमोस्टेसिस अचीव होता है हमारी बॉडी में, वो 2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। अब क्या होता है नेगेटिव में, इसको बोलते हैं हम रुकी चलो, मतलब कि रुकी सॉरी मतलब रुक जाओ। नेगेटिव मतलब रुक जाओ। नेगेटिव फीडबैक इज़ अ मैकेनिज्म इन व्हिच बॉडी रिस्पॉन्स अपोज और रिवर्स द ओरिजिनल स्टिमुलस एंड ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू नॉर्मल कंडीशन। मतलब कि ये उल्टा करता है, मतलब कि हमारा कोई चीज़ हो रहा है तो उसको जैसे समझ लो कि आपके स्वेट ग्लैंड्स ओपन हो चुके हैं, मतलब आपके पसीना वगैरह आ रहा है आपकी बॉडी से, ठीक है? और एकदम से हवा चलने लग पड़ी, ठीक है? ठंड हो गई एकदम से, ठीक है? समझ लो आप एसी वाले रूम में चले गए, तो क्या करेगा हमारी जो बॉडी है एकदम से सभी ग्लैंड्स को बोल देगा तुम बंद हो जाओ, ठीक है? क्योंकि हमें बाहर अब ठंडा एनवायरनमेंट मिल गया है, ठीक है? तो हमारे को स्वेट करने की कोई लोड़ नहीं है, मतलब पसीना निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है वो ऑलरेडी ठंडा है, तो हमारे को अब कूल डाउन करने
की लोड नहीं है, जरूरत नहीं है अंदर, ठीक है। तो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या है, वो ऑपोजिट करेगा, जो चीज हो रही है उसको ऑपोजिट करेगा, मतलब स्वेट स्वेट ग्लैंड्स ओपन थे, उसने बंद कर दिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब हमारे को फीवर हो गया, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट इंक्रीज, मतलब कि जो हमारे थर्मो रिसेप्टर होता है, बेसिकली टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले अपने रिसेप्टर्स होते हैं, अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे बेरो रिसेप्टर होता है, वो अपने प्रेशर को सेंस करता है। याद रखिए, जो बेरो रिसेप्टर तो प्रेशर को सेंस करता है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, ठीक है। अब थर्मो रिसेप्टर ने क्या किया, हमारे टेम्परेचर को डिटेक्ट किया कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। अब जो हाइपोथैलेमस है उसको मैसेज गया कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब उसने क्या किया, उसने स्वेट ग्लैंड्स ओपन कर दिए, अपने क्या ओपन कर दिए, स्वेट ग्लैंड्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे को स्वेटिंग वगैरह होने पड़ी, पसीना आने लगा। आपको भी नोटिस किया होगा, जिसको बुखार होता है उसको हम कहते हैं फैन ऑफ कर दो, जितना पसीना आएगा उतना बुखार निकलेगा, है ना। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और उसने क्या किया, स्किन ब्लड वेसल्स, मतलब कि स्वेटिंग किया और वेसोडाइलेशन हुई, मतलब वेसोडाइलेशन मतलब कि ब्लड वेसल्स की डायलेशन होगी, खुल गई, जिसकी वजह से ब्लड अपना स्लोली स्लोली फ्लो होने लग पड़े और ज्यादा फ्लो होने लग पड़े, ठीक है। मतलब वेसोडाइलेशन मतलब यही होता है कि वेसल्स की डायलेशन हो जाना, ठीक है। जिसकी वजह ब्लड प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हो जाए और हमारे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रेवल करते हैं आरबीसीज के थ्रू, क्योंकि अगर कोई चीज मतलब पाइप मोटी हो गई है, समझो, इतना समझो, पाइप का जो ल्यूमन है वो बढ़ गया है, ठीक है? जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड फ्लो कर पाएगा, ठीक है। स्वेटिंग हुई, वो ये हुआ, और हीट लॉस हुआ हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल डिग्री भी आ गया, 37, ठीक है। जैसे सपोज दैट बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज टू हॉट वेदर, थर्मोस्टेट डिटेक्ट द टेम्परेचर, सेंड इंफॉर्मेशन टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट्स स्वेट ग्लैंड्स एंड कॉज वेसोडाइलेशन, स्वेटिंग रिमूव्स हीट एंड ब्लड वेसल लॉस मोर हीट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब पॉजिटिव में होता है कि चलिए चलो चलिए चलो, ये ना आप सबसे इसका बेस्ट समझो एग्जांपल, जैसे प्रेगनेंसी है, डिलीवरी हो रही है किसी की, ठीक है। बेबीज हेड प्रेसेस ऑन अ सर्विक्स, कि बेबी का जैसे आपको पता ही है, जो फीटस मतलब जो बेबी होता है सबसे पहले उसका हेड बाहर आता है, ठीक है। अब जैसे क्या आपको पता है, ऑक्सीटोसिन एक नाम का चीज होता है, जो हम हमारे को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब वो कैसे हेल्प करता है, आप यहाँ पे समझो, जैसे हमारे बेबी का हेड बाहर आ रहा है, ठीक है, सर्विक्स से, ठीक है। अब रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया प्रेशर को, जैसे ऑब्वियसली जब कोई चीज बाहर आ रही है तो प्रेशर तो उसके बेसिस पे पड़ेगा ना, मतलब कोई भी चीज को आप खींचो तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। रिसेप्टर ने प्रेशर को डिटेक्ट किया, उसने हाइपोथैलेमस, जो हमारा ब्रेन के अंदर होता है, हाइपोथैलेमस एक्चुअल में हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, जो हमारे सारे अपने ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हाइपोथैलेमस की कंट्रोल करता है, ठीक है। वो कंट्रोल सेंटर के पास गया, उसने बोला कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो। अब देखो, जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पर पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है हमारा पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब से अलग हार्मोन्स निकलते हैं और पोस्टीरियर लोब से अलग हार्मोन निकलते हैं। पोस्टीरियर लोब से हमारे दो हार्मोन निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ठीक है, उसने क्या किया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और ज्यादा कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्शन क्यों उसने जोड़ दिया, मतलब कि वो ज्यादा और धक्का देगा पीछे से। अब जो हमारा यूट्रस होता है ना, जो हमारा मतलब कि समझ लो, हमारा जो फीमेल है उसका जो फ्लैपिड उसका जो हमारा जो वहाँ पे यूट्रस होता है, जहाँ पे फीटस प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो पीछे उसको धक्का देगा, जिसकी वजह से बेबी का हेड और बाहर आएगा, ठीक है। और क्या होगा, मोर प्रेशर ऑन सर्विक्स, मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज, जितना आप जैसे हेड तो पतला है, अब उसके बाद जो उसका बॉडी आएगा, शोल्डर, उससे भी थोड़ा ब्रॉड होगा, है ना। वो जितना प्रेशर उतना ही बढ़ते जाएगा अपने सर्विक्स के वॉल्स पे, उतने ऑक्सीटोसिन रिलीज होते होंगे, उतना पीछे से उसको धक्का लगते जाएगा, पर जैसे मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज, और ज्यादा अपना धक्का लगेगा बेबी को, और बेबी से डिलीवर, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आप इतना समझो, कोई चीज जैसे यहाँ पे अपनी सर्विक्स से बाहर आ रही है, सर्विक्स अपना होता है आउटर पोर्शन, आप समझ रहे हो ना, आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा हो तो, सर्विक्स पे बेबी का हेड प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन और रिलीज हो रहा है, और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो, क्या कर रहा है, पीछे से धक्का दे रहा है, समझो, वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और पीछे से एक सांप का पुश मिल रहा है, जिसकी वजह से बेबी बाहर को आ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे बाहर को आ रहा है, वैसे वैसे उतना प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जा रहा है, और जैसे वो डिलीवर हो जाएगा, मतलब बेबी बाहर आ जाएगा, तो वैसे ही अपना प्रेशर लगना बंद हो जाएगा सर्विस के ऊपर, और ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी बंद हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ वहाँ पे इन्होंने थ्योरी में लिखी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ की। कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं? देखो, ये बेसिकली आपको इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता हूँ। ये आपको वैसे ही ऐसे रीड करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एनाटॉमिकल पोजीशंस, द स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, द पर्सन स्टैंड इरेक्ट फेसिंग फॉरवर्ड, या मैंने कुछ, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, हमारे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जिसको हम मेडिकल साइंस में यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सैगिटल प्लेन। सैगिटल प्लेन मतलब क्या होता है? डिवाइड्स द बॉडी इंटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट। मतलब कि जब हम बॉडी को डिवाइड करना होता है लेफ्ट और राइट पार्ट में, हम उसको बोलते हैं सेकंडरी प्लेन में डिवाइड कर दो, समझ लो। जैसे किसी ने ऑर्डर दिया कि इस बॉडी को सेकंडरी प्लेन में डिवाइड कर दो, मतलब कि उसको राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड द बॉडी इनटू द इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, इसको हम बोलते हैं मीडियन।
मिड सेक्टर ब्रेन, ठीक है। ये कुछ आपको टर्म्स दिए हैं, आप खुद से रीड कर सकते हो, इसको मैं क्या बताऊं, ठीक है। डिवाइड द बॉडी इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। हम जब बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं, पोस्टीरियर मतलब बैक, एंटीरियर मतलब फ्रंट, उसको हम फ्रंटल प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स, ठीक है। ये कुछ प्लेन्स आपको, तो ये वैल्यूज नॉर्मल आपको याद ही रखनी पड़ेगी, क्रामिंग करनी पड़ेगी, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे एग्जाम में आते नहीं है, वैसे आप वैसे एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समझाई भी हुई है कि जैसे हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये राइट अपर क्वाड्रेंट हो गया, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हो गया, तो ये आप इसमें क्या है मैं बताऊँ, ठीक है। ये आप एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आते हैं सीधा समझाने वाली बात है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। अब बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है? बेसिक लाइफ प्रोसेस आप इतना याद रखो, ये वैसे प्रोसेस, ये हमारे वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारे को इंपॉर्टेंट होते हैं करने, हमारे मतलब कि समझ लो हमारे को सर्वाइव करने के लिए इस दुनिया में ये प्रोसेसेस करने जरूरी है। अब जरूरी क्यों है? देखो, अगर आपको जिंदा रहना है, आपको खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हमारा एक प्रोसेस होता है। अब आपको खाना आपने खाया, तो उसके अंदर मेटाबोलाइज होगा, तभी तो उसमें से न्यूट्रिशन वगैरह हमारी बॉडी को मिलेंगे, तो ये भी हमारा एक प्रोसेस है। आप सांस ले रहे हो, ये भी हमारा प्रोसेस है। आप अपना यूरिन वगैरह कर रहे हो, फीस वगैरह बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे हो, है ना, ये भी हमारा एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस आपका जरूरी नहीं है, अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, है ना। तो बेसिकली बेसिक लाइफ प्रोसेस यही होते हैं जो हमारे इसेंशियल प्रोसेस होते हैं, जो एक ह्यूमन को करने होते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। बेसिक लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। दीस प्रोसेस हेल्प द बॉडी फंक्शन नॉर्मली एंड मेंटेन होमोस्टेसिस, ठीक है। तो समझाने की जरूरत तो नहीं है। अब जैसे मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। कि मेटाबॉलिज्म आप समझो, जैसे कोई चीज़ आप ले रहे हो, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप समझ लो आपने कोई फूड खाया, ठीक है, आपके स्टमक में गया, उसके बाद आप में वहाँ पे ना मेटाबॉलाइज होता है आपके लिवर में, ठीक है। मेटाबॉलाइज होके क्या होता है, वहाँ से सारे अपने जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह वो एब्जॉर्ब होते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिससे आपको आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और आपको न्यूट्रिशन आपके अलग ऑर्गन को जाते हैं और वो अच्छे से परफॉर्म अपने एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग बॉडी। ये सभी केमिकल रिएक्शंस को जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसी को कंबाइनली हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। ये अलग-अलग टाइप के होते हैं, जैसे एनाबॉलिज्म होता है, मतलब बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब इसका मतलब क्या है? देखो, आपको पता है प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स बने होते हैं अपने अमीनो एसिड से, ठीक है? तो अगर जैसे आप प्रोटीन खा रहे हो, तो प्रोटीन ऐसे थोड़े आपका डाइजेस्ट होता है, नहीं, प्रोटीन्स जब आप लेते हो, तो वो उनकी ब्रेकडाउन होती है। हमारा प्रोटीज़ करके एक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करता है अपने अमीनो एसिड्स में, ठीक है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है? जैसे यहाँ पे है ना, ब्रेकिंग डाउन सब्सटेंस टू द रिलीज एनर्जी। प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और अपनी एटीपीज़ को हम बोल सकते हैं एनाबॉलिज्म। एटीपीज़ मतलब कि जैसे एटीपीज़ बोल लो, या फिर कोई सबसे बढ़िया आप एग्जांपल हो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो अपना बनता है एचएमजी सीओ से। अब आप वो क्या होता है, आप समझो, सिंपली समझो, एसिटाइल कोएंजाइम हमारा एक चीज होता है जिसको आपस में कंबाइन होकर हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। हम उस प्रोसेस को बोलेंगे एनाबॉलिज्म, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कम अंडर द प्रोसेस एनाबॉलिज्म, मतलब ठीक है। एनाबॉलिज्म हमारा वो प्रोसेस है जो अपने छोटे छोटे सब्सटेंस को जोड़ के एक चीज बना रहा है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, वो एसिटाइल कोएंजाइम से बना होता है। कैटाबॉलिज्म मतलब कोई सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होना है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस से आ गया यहाँ पे। अब रिस्पॉन्सिवनेस ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वही है कि हमारी बॉडी में जैसे कोई टच कर रहा है, हमें कैसे पता लग रहा है, हम उसके अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे आपको समझ लो कोई आपको आपकी तरफ बॉल आ रही है, ठीक है, आपने उस बॉल से बचना है, तो आप आगे अपना हाथ हाथ करोगे या फिर उसको हट जाओगे, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में एक्शन पोटेंशियल होता है, जो हमारी बॉडी में जैसे समझो कि हमारे नर्व्स इंपल्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन तक जाते हैं अपने एज ए इम्पल्स, फिर हमारा ब्रेन उसको मैसेज भेजता है अपना बॉडी और पार्ट को, जो भी समझो जो भी इन्वॉल्व होता है उसमें, ठीक है। जैसे वो आपको मैसेज भेजेगा ब्रेन, आप अब जल्दी से अपना हाथ आगे कर दो जिसकी वजह से आपको बोलना बचे, या फिर आप उस जगह से हट जाओ, तो ये उसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। आप कह सकते हो इसको एक्शन पोटेंशियल सिंपली, ठीक है। द नर्वस सिस्टम सीन्स चेंजेस एंड प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। वही होता है, नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। जब हमारे कोई समझो कि कोई घटना घटने वाली है, जैसे एकदम से आगे से आपकी कार आ रही है, आप रुक जाओगे, है ना, क्योंकि आगे से कार आ रही है, आप एकदम से रुके, तो क्या हुआ, आपके अपने आपके जो अपने ब्रेन है उसके अंदर अपना इम्पल्स गया कि आगे से कार आ रही है। अब ब्रेन बोलेगा जल्दी से रुक जा, ठीक है। तो ये हम इसको क्या वो बोलते हैं, अपना एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सोन्स, एक्सोन टर्मिनल्स, जो अपने नर्वस अपने इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ये हमारे 0.000-0.001 सेकंड के अंदर ये सब होता है, मतलब ऐसे कह सकते हैं एकदम से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। वही है कि आपको जैसे कोई
कोई गर्म चाय की कप है, ठीक है? आप उसको टच करते हो, वैसे आप उसको पीछे कर लेते हो। क्यों? आपको ब्रेन में वो मैसेज भेजा कि ये भाई गर्म चीज़ है। आप ब्रेन कहते हैं जल्दी से हटा लें वहाँ से आप, ठीक है? मतलब कि आपको ब्रेन को मैसेज गया कि भाई चीज़ गर्म है, वो आपको ब्रेन कहता है जल्दी से हटा लें, मतलब आप उसको इंस्टेंटली हटा देते हो ना, तो ये हमारे 9 इम्पल्स के थ्रू होता है, ठीक है? अब मूवमेंट क्या होता है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पोज़ीशन ये मतलब कि आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं मूव कर रहे हो, तो उसी को मूवमेंट बोलते हैं, चेंज इन द पोज़ीशन, एक चीज़ अपनी पोज़ीशन चेंज कर रहे हो, जैसे आप चल के जा रहे हो, तो एक जो आपकी प्रीवियस पोज़ीशन होगी, वो होगी हमारी अपना इनिशियल, आप जहाँ पे गए हो, वो फाइनल होगी। तो वही होता है अपनी चेंजिंग पोज़ीशन, चेंज इन पोज़ीशन, कहीं भी आप कह सकते हो, उसको मूवमेंट कह देते हैं, ठीक है? ग्रोथ बढ़ना, ठीक है? रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन आपको पता ही होगा। तो ये हमारे कुछ प्रोसेसेज़ हैं जो हमारे को करने ज़रूरी होते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, इस एनवायरनमेंट में ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है? रिस्पायरेशन भी ज़रूरी होता है, डाइजेशन भी ज़रूरी होता है, ठीक है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इसी को बोलते हैं एब्ज़ॉर्प्शन। एब्ज़ॉर्प्शन होता है कि कोई हमारी जैसे डाइजेशन वगैरह आपने समझ लो डाइजेशन वगैरह हो गई है, ठीक है? जो हमारे न्यूट्रिशन वगैरह हैं, ये हमारे एब्ज़ॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से या फिर स्टमक से, ठीक है? अब एब्ज़ॉर्प्शन क्या होती है कि इन्हीं चीज़ों का अपने ब्लड तक पहुँचना, मतलब कि समझो जैसे हम कोई ड्रग लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो हमारे स्टमक में जाती है, ठीक है? उसके बाद वो ब्लड तक पहुँचना होता है, तभी तो ब्लड के थ्रू ट्रैवल होकर उस ऑर्गन के पास जाएगी और वहाँ पे एक्ट करेगी। जैसे समझ लो आपको इन्फ्लेमेशन हुई है, मतलब स्वेलिंग हुई है आपके एंकल में, ठीक है? अब आपने मेडिसिन खाई, आपकी स्टमक में गई, अब एंकल तक वो मेडिसिन कैसे जाएगी? वो ब्लड के थ्रू जाएगी, क्योंकि पता है हमारा जो ब्लड है वही सब चीज़ें पहुँचाता है, वो एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है? अब क्या होता है कि जब आपने मेडिसिन खाई, ठीक है? अब वो क्या हुई आपके स्टमक से या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब हुई स्टमक के अंदर, अपने ब्लड के अंदर गई। हम उसी प्रोसेस को बोलते हैं कि मतलब कि जब वो कोई भी सब्सटेंस हमारे स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड तक जाता है, उसी प्रोसेस को हम एब्ज़ॉर्प्शन कहते हैं। जो हमारे एसिडिक ड्रग्स होते हैं, वो हमारे स्टमक से डाइजेस्ट होते हैं। जो हमारे बेसिक ड्रग्स होते हैं, वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब होते हैं। ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद हमारे आते हैं एक्सक्रीशन, ये तो आपको बताइएगा। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी पार्ट, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, यूरिन के थ्रू या फिर फीसेस के थ्रू या फिर हमारे स्वेट के थ्रू, स्पर्म के थ्रू, अपने सलाइवा के थ्रू, इन सब से हमारी कुछ ना कुछ एक्सक्रीशन होती रहती है, ठीक है? वैसे यहाँ पे जो एक्सक्रीशन की बात की है, ये हमारी मेनली है इन्होंने अपना ये किडनी वाले बोली है, मतलब कि जो किडनी होती है, हमारा जो मेन रोल होता है किडनी का, जो अपना आपको याद ही होगा, जैसे आपको पता नहीं है, जैसे जितनी भी हमारी ड्रग्स होती हैं, वो हमारी ब्लड के अंदर होती है। जैसे आपको बताया गया, जो अब्ज़ॉर्प्शन हुई मतलब कि ब्लड के अंदर पहुँची। अब ब्लड में उन्होंने अपना काम कर दिया। अब वो अगर ब्लड में ज़्यादा देर तक रही, तो उन्होंने टॉक्सिसिटी करनी है ऑब्वियसली, है ना? तो फिर क्या होता है, जो हमारे किडनीज़ होते हैं ना, ये सभी ब्लड को फ़िल्टर आउट करता है। जो भी अपना उसमें टॉक्सिन प्रेज़ेंट होता है ना ब्लड में, उसको बाहर फेंकता है यूरिन के थ्रू, या फिर यूरिन के थ्रू फेंक दिया, या फिर अपना एक और प्रोसेस होता है बाइल, आपको नहीं पता होगा शायद। एक हमारा बाइल होता है जो बिलिरुबिन वगैरह बनाता है, फॉर जो अपने जो ड्रग्स होते हैं, जो यूरिन के थ्रू नहीं निकल पाते हैं, वो ड्रग्स हमारे फीसेस के थ्रू निकलते हैं। वो हमारा प्रोसेस होता है बिलिरुबिन से, ठीक है? वो अलग प्रोसेस होता है, बट इन्होंने इस एक्सक्रीशन में बस अकेले किडनी की बात की है। बट एक्चुअल में जो एक्सक्रीशन है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे सलाइवा, स्पर्म, अपने फीसिस, यूरिन, स्वेट, हमारे बहुत सारे प्रोसेस आते हैं एक्सक्रीशन में। आप कभी गूगल वगैरह करोगे, आपको पता लगेगा, ठीक है? तो यही हमारा लेक्चर था, बोरिंग था, आई नो दैट, है ना? बट क्या कर सकते हैं, ऐसा ही लेक्चर आपको यही चीज़ें लिखनी है जो मैंने लिखी है, ऐसे एसटीज़ लिखनी है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ऐसे लिखिए, इसी तरह लिखिए, इसी वे में लिखिए, है ना? ऐसे हाइलाइट करके लिखिए, अपने फ्लो चार्ट ऐसे बनाइए, फिर नीचे थ्योरी लिखिए, ठीक है? आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो आपका पेपर वगैरह एग्ज़ाम वगैरह चेक भी करेगा, उसके ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है? जो आपके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएँगे, तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।